चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। एक बार फिर से आज के क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूट्रिशन, पोषण किसे कहते हैं। पिछला क्लास थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या बातें किए थे, तो विज्ञान के बारे में बात किए थे कि विज्ञान क्या है सर, जीव विज्ञान क्या है। तो यहाँ पे हम बतला दिए थे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अगर जीवधारियों का अध्ययन करेंगे तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान की पिता कौन है, जंतु विज्ञान की पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान की पिता कौन है, तमाम बातों को यहाँ पे हम लोग अध्ययन किए थे। यहाँ तक कि जो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके पिता कौन होते हैं, उनका नाम क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग बातें कर चुके थे। तो इसके आगे अगर देखें हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोसेस के बारे में बात किए थे। हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में बात किए थे, उपापचयी प्रक्रिया के बारे में बात किए थे। उपापचयी प्रक्रिया किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ का अगर निर्माण किया जाए या किसी भी पदार्थ का क्या सर ब्रेक डाउन हो, तोड़ा जाए कि हाँ शरीर के अंदर, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपापचयी प्रक्रिया। इसके आधार पर इसे दो प्रकार में बांटे थे। पहला क्या था, अपचयी प्रक्रिया, और दूसरा क्या था, उपचयी प्रक्रिया। यहाँ पे ध्यान देंगे, अपचयी प्रक्रिया किसे कहेंगे, बड़े अणु या पदार्थ को छोटे छोटे अणु में तोड़ना। जैसे मान लेते हैं कोई बड़ा अणु है, इसे हम लोग क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिए, छोटे छोटे पीस में हम लोग क्या कर दिए, बांट दिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयी प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया, तो अपचयी प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था, उपचयी प्रक्रिया। तो उपचयी प्रक्रिया कहा गया कि छोटा छोटा जो मॉलिक्यूल्स होता है, इन सभी को जोड़कर क्या करे जाए, एक बहुत सा बड़ा सा मॉलिक्यूल्स का अगर निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यह हमारा क्या हो गया, उपचयी अभिक्रिया, उपचयी प्रक्रिया कहते हैं। अपचयी प्रक्रिया जब होता है तो इसमें ऊर्जा प्रदान होता है, मतलब इससे ऊर्जा प्राप्त होता है। जिससे भोजन हम लोग खाते हैं तो भोजन का जब ब्रेक डाउन होता है तो यह अपचयी प्रक्रिया कहलाता है और इसमें ऊर्जा हमें मिलता है। जबकि उपचयी प्रक्रिया में क्या होता है जी, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया जाता है और इसमें ऊर्जा देना पड़ता है। इस प्रक्रिया को कराने के लिए ऊर्जा देना पड़ता है। अब इसका एग्जाम्पल भी हम बतला दिए थे कि जो अपचयी प्रक्रिया है इसमें श्वसन हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है, यहाँ तक कि पाचन होगा। लेकिन उपचयी प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वसा का संश्लेषण कर सकते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण, ये सभी जो भी संश्लेषण हम लोग करते हैं, यह कौन सी प्रक्रिया है, उपचयी प्रक्रिया। इसके आगे थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में बात किए थे। जो भी हमारे शरीर के अंदर क्रिया हो रही है जो अनुरक्षण में सहायता प्रदान करे, उसी सभी प्रक्रिया को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। जैव प्रक्रम मतलब जीवों के अंदर होने वाले प्रक्रिया क्या क्या है भाई, तो पोषण था, श्वसन था, दहन या परिवहन था, उत्सर्जन था, अनुरक्षण था, संवेदनशीलता था और जनन था। ये सभी जो भी कार्य हैं, ये सभी कार्य क्या हैं जी, ये सभी कार्य क्या हैं, इन्हें हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। डिफिनीशन भी हम लोग लिख चुके थे कि सजीवों में होने वाले सभी प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन भी हम लिखाए थे, वे सभी क्रिया जो समस्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करे, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके बाद से कुछ जैव रासायनिक अभिक्रिया, इसी जैव रासायनिक अभिक्रिया में अपचयी अभिक्रिया और उपचयी अभिक्रिया के बारे में बात किए। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म आपस में मिलते हैं तो मेटाबॉलिज्म का निर्माण होता है। इसके आगे हम लोग को पढ़ना था, हाँ इसे ही कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म को हम लोग यहाँ पे समझे थे कि यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक यह बड़ा मॉलिक्यूल्स है, जब इसको तोड़ते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तो यहाँ से हमें ऊर्जा प्रदान होता है, इसे अपचयी प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया, अपचयी प्रक्रिया। जबकि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल हैं, इन्हें जब आपस में जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या देना पड़ता है, ऊर्जा देना पड़ता है, अर्थात इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयी प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को बतला दिया जाए कि आज अनुपस्थिति के कारण ये क्या हो रहा है सर, आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है, तो आप सभी इसे अपने अपने नोटबुक में क्या करेंगे सर, नोट करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में नहीं आता है
तो कमेंट करेंगे, उसी समय आपके कमेंट्स का जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है ना। भले ही आपको क्या रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, लेकिन आपको कमेंट के थ्रू आपका जो भी जवाब होगा उस जवाब को दे दिया जाए। चलिए आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। कह रहे हैं पोषण किसे कहते हैं। पोषण, जैसे मान लेते हैं हम लोग भोजन ले रहे हैं, हम लोग भोजन जब लेते हैं तो क्या होता है जी, हम लोग का वृद्धि होता है। वृद्धि मतलब हमारा क्या होता है, मोटापा बढ़ सकता है, लंबाई बढ़ सकता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमारा विकास भी होता है, और उसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रिया हो रहा है वो सभी क्रिया क्या होता है सर, संपन्न होता है। किसके द्वारा, जब भोजन हम लेते हैं तब। क्यों भाई, क्योंकि जब भोजन हम लोग लेते हैं तो उसी भोजन से हमें ऊर्जा प्रदान होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, और वही ऊर्जा इन तमाम कार्यों को करने में सहायता प्रदान करता है। तो जो हम लोग पदार्थ इन सभी क्रियाओं को करने के लिए जो हम पदार्थ, बाह्य पदार्थ ले रहे हैं, उन्हीं पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सजीवों के शरीर के निर्माण में वृद्धि में विकास तथा अन्य क्रिया को संपन्न करने के लिए ऊर्जा स्रोत की प्राप्ति की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए जो भी आप खा रहे हैं, जिसका प्रयोग आप कर रहे हैं ऊर्जा लेने के लिए, उन सभी पदार्थ को हम लोग क्या कह सकते हैं, पोषण कह सकते हैं। कुछ भी हो सकता है यह पोषण, यहाँ पे बहुत सारा पोषण पदार्थ आपको मिला हुआ। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि पोषक पदार्थ क्या है। अब पोषक पदार्थ क्या है भाई, तो पोषक पदार्थ कहा जाता है कि जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या पोषण में जो भी हम लोग मटेरियल ले रहे हैं, जो भी वस्तु को हम लोग खा रहे हैं, उन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, केला, मछली, अंडा, जो भी है तमाम यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, फल भी है, बहुत सारे चीज़ है। इन सभी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोषक पदार्थ कहते हैं। पढ़िए यहाँ पे, जिस पदार्थ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो, जिस पदार्थ से हमें क्या प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो, उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, पोषक पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पे पोषक पदार्थ हमें क्या क्या दे सकता है जी, तो प्रोटीन मिल सकता है, वसा मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, खनिज लवण मिल सकता है, विटामिन मिल सकता है, और इसके साथ साथ क्या होगा सर, जल होगा। ये सभी क्या है, तो पोषक पदार्थ है। ये सभी क्या है, पोषक पदार्थ है। बात समझ में आ गया, पोषण समझ में आ गया। पोषण क्या है, तो यह एक पोषण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बाह्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। बाह्य पदार्थ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो जिन बाह्य पदार्थ को हम लोग लेते हैं, उन्हीं बाह्य पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं जी, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। जो बाह्य पदार्थ के रूप में लिया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कह देंगे पोषक पदार्थ। उसे क्या कह देंगे, पोषक पदार्थ। समझ में आ गया, समझ में बात आ गया। पोषण क्या है, तो यह एक प्रकार की क्रिया है जो क्या किया जाता है, जिससे हम लोग क्या मिलता है, ऊर्जा प्रदान होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग कह देंगे पोषण। जो बाह्य पदार्थ हम लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, चावल हो गया, आटा हो गया, सब्जी हो गया, कोई फल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, जो भी चीज़ खा रहे हैं, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। क्लियर। आगे चलिए, आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखेंगे क्या कह रहा है जी। अब यहाँ पे कुछ टर्म है, इस टर्म को पढ़ना है। प्रोटीन क्या है, मान लेते हैं यहाँ प्रोटीन के बारे में आपसे पूछ दिया जाए, प्रोटीन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि प्रोटीन का निर्माण होता किससे है। तो प्रोटीन का निर्माण कार्बन से होता है, हाइड्रोजन से होता है, ऑक्सीजन से होता है और नाइट्रोजन। मतलब जब यह चारों तत्व, कौन कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और साथ ही साथ ऑक्सीजन, यह जब चारों तत्व आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण करता है जी, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तब किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब इस प्रोटीन का स्रोत क्या होगा, प्रोटीन का स्रोत क्या हो सकता है, मांस हो सकता है। मांस से आप सभी प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, मछली से, दूध से, अंडा से, पनीर से, साग सब्जी से, ठीक है ना, साग सब्जी से, फल से भी हम लोग प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यह क्या होता है, इससे थोड़ा सा कम मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसलिए इसे एग्जाम्पल में नहीं रखकर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर ईटी से लिखते हैं। समझ में आया। अब देखिए यह प्रोटीन का काम क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। इस प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग
बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि हमारे बॉडी के वृद्धि में या विकास में या निर्माण में इस प्रोटीन का बहुत ही मददगार होता है, बहुत ही मदद करता है। इसके साथ साथ मान लेते हैं कहीं हड्डी टूट गया या किसी प्रकार के कोई मतलब कुछ क्या इफेक्ट आ गया, तो उसको मरम्मत करने का काम कौन करता है? तो यही प्रोटीन करता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसी प्रोटीन के द्वारा होता है। और इसके साथ साथ जो कोशिका होते हैं, इस कोशिका के अंदर जो जीव द्रव होता है, इस जीव द्रव का निर्माण किससे होता है भाई? तो इसी प्रोटीन के द्वारा जीव द्रव का निर्माण होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति में इसकी कमी हो जाए तो कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला रोग यहाँ पे लिखा गया है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर एक प्रकार का यह प्रोटीन से कमी होने वाला ही रोग है, लेकिन यह जो रोग होता है यह रोग वयस्कों में होता है। यहाँ व्यस्त लिखा हुआ है, यहाँ पे किस में होता है? वयस्कों में होता है, मतलब बड़े आदमी में। ऐसे कह सकते हैं 12 साल से अधिक उम्र वाले, 12 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति में यह रोग देखने को मिलता है। ठीक है ना? इस रोग में क्या होता है भाई? तो इस रोग में जो हड्डी होते हैं कमजोर होते हैं, हड्डी जो होता है पोरोसिटी होता है, मतलब छिद्रदार हड्डी हो जाता है। इसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर रोग कहते हैं। दूसरा यहाँ पे मरस्मस रोग होता है, जो यह बच्चों में होता है। यह जो बच्चा में जब रोग होगा, यह लगभग 9 माह के बच्चे में होता है। 9 माह के से लेकर 2 साल के बच्चे के में यह रोग देखने को मिलता है। और जब यह बीमारी हो जाता है तो बच्चा क्या होता है जी? सुस्त हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, उसका पाचन शक्ति कम हो जाएगा, उसका जो हड्डी होता है वह कमज़ोर होता है। हड्डी जो होता है हाथ का हड्डी या पैर का हड्डी पतला पतला होता है, अर्थात इसे क्या कहते हैं? मरस्मस रोग कहते हैं। ठीक है ना? इसमें डायरिया होने के भी चांस रहता है। ठीक है, तो यह 2 प्रकार के रोग हो गए जो किससे प्राप्त होते, किसकी कमी से होता है जी? तो प्रोटीन की कमी से यह 2 रोग होता है। पहला क्या हो गया? क्वाशियोरकर जो वयस्क में होता है। दूसरा क्या हो गया? मरस्मस जो बच्चों में होता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी लेकर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्लाइड क्या कहता है? वसा के बारे में बता रहा है। वसा क्या है? फैट। यह फैट क्या है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है। फैट का पाचन कहाँ से होता है? आगे हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। फैट का जो पाचन होता है यह पित्त से होता है। किसके द्वारा होता है? पित्त से होता है। अब यह पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो हमारे लीवर से होता है। और इस पित्त का स्टोर कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है वो? पित्ताशय में होता है। ठीक है ना? पित्ताशय। यह पित्ताशय किसे कहते हैं? तो गॉल ब्लैडर, आप नाम सुने होंगे, गॉल ब्लैडर। इसे ही क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं या पित्ताशय कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह लीवर के पास पाया जाता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे हम तो यहाँ पे डिटेल आपको बताएंगे। अब कह रहा है कि यह फैट, जो फैट है इसका निर्माण किससे किससे होता है? तो इसमें भी कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इन तीनों तत्व जब आपस में मिलते हैं तब क्या बनाता है? वसा का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछता है कि वसा कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है कि अकार्बनिक पदार्थ है? तो जब कार्बन और हाइड्रोजन आकर जुड़ गया तो यह कौन सा पदार्थ होता है? तो कार्बनिक पदार्थ होता है। अब इसका स्रोत क्या है भाई? तो सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मक्खन। अगर ज़्यादा मात्रा में मक्खन खाइएगा तो क्या हो जाएगा? फैट हो जाएगा आपके शरीर के अंदर और आप मोटापे का शिकार हो जाइएगा। तो मक्खन से आपको क्या मिलता है सर? फैट मिल जाएगा। पनीर से फैट मिलेगा, दूध से भी फैट मिलेगा, घी, नारियल तेल, नारियल या बादाम या जो भी है इत्यादि, इन सभी से क्या होता है? आपको वसा मिलता है। ऐसे एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि जो भी तेलीय पदार्थ होते हैं, इन सभी से हमें क्या प्राप्त होता है? तो वसा का प्राप्त होता है या निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए क्या है सर? यह वसा जो होता है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत होता है। मतलब सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला कौन है? तो वसा होता है। 1 ग्राम अगर वसा हम लोग खाते हैं तो लगभग 9.2 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा प्रदान करता है। कितना ग्राम? 1 ग्राम वसा खाने पर इतना हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। कौन? तो वसा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? आप लोग सभी लोग अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चलिए अगला क्या है सर?
यह वसा का कार्य क्या है, तो शरीर की आकृति को प्रदान करता है। अगर मान लेते हैं वसा कम खा रहे हैं तो आपका शरीर क्या रहेगा, स्लिम रहेगा, पतला रहेगा। लेकिन जब वसा अधिक मात्रा में खाने लगिएगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी जो होता है पूरा फूल जाएगा, पूरा फैल जाएगा। अब सुनो यहाँ से क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन कि लीवर से या ऐसे कह सकते हैं कि शरीर के अंदर कौन ऐसा अंग है जो फैट का निर्माण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीवर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। इसे जिगर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह जो जिगर होता है, यकृत होता है, यहाँ से किसका निर्माण होता है, तो फैट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फैट का निर्माण होता है। और यह जो फैट होता है लगभग 75% फैट का निर्माण कौन करता है, हमारे शरीर का, तो लीवर करता है। अर्थात आपसे नम्र निवेदन है कि ज़्यादा फैट वस्तु खाने की आवश्यकता नहीं है सर। 25% ही हमें चाहिए फैट 100% करने के लिए। 100% करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह 75% ही हमारे लिए क्या है सर, काफ़ी है। तो यकृत क्या किया, फैट का निर्माण किया। कितना निर्माण करता है, तो 75% फैट का निर्माण करता है, ठीक है ना। दूसरा इसका काम क्या है सर, तो ताप नियंत्रण का भी कार्य करता है। जैसे कि मान लेते हैं अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, हमारा बॉडी टेम्परेचर सर कितना, 35 डिग्री सेल्सियस जो भी हो। अगर ठंडी में जाएंगे सर तो उतना ही टेम्परेचर रहेगा, हमारे बॉडी टेम्परेचर उतना ही रहेगा। यह किसके कारण होता है, तो इसी फैट के कारण ही होता है। यह फैट क्या करता है, हमारे शरीर के वातावरण को, हमारे शरीर के टेम्परेचर को, ताप को एक निश्चित ताप तक बना के रखता है। उससे ना ही कम करेगा और ना ही उससे अधिक करता है। अगर उससे अधिक हो गया तो समझिए कि क्या होता है सर, उसे कहते हैं कि बुखार हमें लग गया, तब डॉक्टर से आपको भेंट करना पड़ेगा। चलिए आगे, इसके बाद से क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, जब हायर क्लास में जाइएगा तो कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में बटा देता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं। मोनोसेकेराइड 3 प्रकार के होते हैं, डाइसेकेराइड भी 3 प्रकार के होते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड होता है 2 प्रकार का होता है। पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज और स्टार्च आता है। सेलुलोज को मनुष्य नहीं पचा पाता है। सेलुलोज कहाँ मिलता है, तो प्लांट में पाया जाता है, ठीक है ना। अधिकांशतः सेलुलोज को हम लोग नहीं पता। जैसे कि मान लेते हैं घेवड़ा जुआ गया, मतलब ढेर दिन का घेवड़ा हो गया, तो क्या करते हैं उसे, जब उसे तोड़ते हैं तो उसमें रेशा आ जाता है। अब वह जो रेशा दिखाई दे रहा है, वही रेशा क्या है, फाइबर है। वही रेशा क्या है, फाइबर है। वही रेशा क्या है, तो सेलुलोज है। अब इस सेलुलोज को हम लोग नहीं पचा सकते हैं, ठीक है ना। इस सेलुलोज को हम लोग नहीं पचा सकते। लेकिन दूसरा यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड्स क्या है जी, स्टार्च है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। इस स्टार्च को हम लोग खाते हैं और हम लोग पचा भी पाते हैं। स्टार्च आप लोग देखे होंगे, स्टार्च कहाँ दिखाई देगा आपको, आलू में स्टार्च आपको दिखाई देता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे, यह जो कार्बोहाइड्रेट भी है, यह किससे निर्मित किया जाता है, तो इसमें कार्बन उपस्थित होगा, हाइड्रोजन उपस्थित होगा, इसके साथ साथ क्या, तो ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। ये तीनों तत्व आपस में मिलेंगे और मिलकर यह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। अब आपके लेवल पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसके कितने भाग में, 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला तो सरल कार्बोहाइड्रेट। इस सरल कार्बोहाइड्रेट में अगर देखा जाए, हायर क्लास में पढ़ेंगे तो मोनोसेकेराइड्स, इसे कहेंगे क्या, पहला मोनोसेकेराइड, सेकेराइड, और दूसरा क्या हो गया, डाइसेकेराइड। क्या हो गया वो, तो डाइसेकेराइड, ठीक है ना। तो मोनोसेकेराइड्स और क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड 2 प्रकार के सेकेराइड हैं, कौन, सरल में। और यह जो जटिल होता है, यह जटिल अलग होता है, जिसे हम लोग स्टार्च या मंड कहते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज भी क्या है, एक प्रकार का ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसमें देखो ग्लूकोज आ गया, फ्रुक्टोज आ गया, सुक्रोज आ गया, माल्टोज आ गया, ग्लैक्टोज आ गया, ठीक है ना। तो ये सभी क्या होते हैं सर, सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यहाँ से अगर ग्लूकोज के बारे में अगर आपको हम बताएं तो ग्लूकोज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह ईंधन का कोशिका ईंधन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कोशिका ईंधन कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि यही कोशिका को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, यही कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है।
इसके अलावा अगर हमारे रक्त में अगर अधिक मात्रा में क्या हो जाए, ग्लूकोज हो जाए, अधिक मात्रा में ग्लूकोज हो जाए, तो यह ग्लूकोज को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। किस रूप में, तो ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में कहाँ स्टोर किया जाता है, तो यकृत में स्टोर कर दिया जाता है, यकृत में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है ना। कहाँ स्टोर किया गया, यकृत में ले जाकर स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है ना। किसे, इस ग्लूकोज को। अर्थात अगर यह स्टोर नहीं होता है तब इसे ही क्या कहते हैं, डायबिटीज रोग कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। अब इसको इस रूप में ले जाकर यकृत तक पहुंचाने का कौन सा हार्मोन कार्य करता है, तो जब पैंक्रियाज पढ़ेंगे तो उसमें एक हार्मोन कार्य करता है, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन काम करता है, जो पैंक्रियाज के बीटा सेल से स्रावन होता है। कहाँ से स्रावन होता है, बीटा सेल से स्रावन होता है। यह इंसुलिन जब ब्लड में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो यह इंसुलिन क्या करता है, उस रक्त को लेगा और क्या करेगा, इस यकृत के पास ले जाकर ग्लाइकोजेन के रूप में रख देगा कि भाई तुम इसे रखे रहो, जब हमें आवश्यकता होगा तब हम इसे लेकर आएंगे। जब हमारे ब्लड में या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाता है तब यहाँ पे एक और हार्मोन कार्य करता है जिसे कहते हैं ग्लूकागॉन। यह ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है यह पैंक्रियाज के अल्फा सेल से निकलता है और यह अल्फा सेल से निकलकर यकृत के पास जाएगा और कहता है कि भाई जो ग्लाइकोजन जमा किया गया है उसे निकालकर हमें दीजिए, और लेकर फिर कहाँ आता है, तो यह रक्त में लाकर इसे रख देता है। अर्थात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर इंसुलिन की मात्रा घट जाए, इंसुलिन क्या है सर, निकलना, अस्रावित होना बंद कर दे, मतलब बीटा सेल खराब हो जाता है, तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो मधुमेह रोग इसे कहते हैं, डायबिटीज रोग कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। आगे देखिए विटामिन। विटामिन, चलिए अगला क्या है जी, विटामिन। विटामिन, अब देखो यहाँ पे विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं। इसके घुलनशीलता के आधार पर इसे दो भागों में बांट दिया गया। एक तो पानी में घुलनशील हो जाएगा, दूसरा वसा में घुलनशील होगा। विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है, किसके आधार पर, तो घुलनशीलता के आधार पर। एक तो जल में घुल जाएगा और जल में नहीं घुलेगा तो वह वसा में घुलेगा। तो किस तरह से इसे डिवाइड करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे ध्यान से। अगर विटामिन के बारे में बात करें तो इसे दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग क्या है जी, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और दूसरा क्या होता है, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। अब जल में घुलनशील कौन कौन होगा भाई, तो पहला विटामिन होता है इसमें बी और दूसरा विटामिन होता है विटामिन सी। यह बी और सी क्या होता है, जल में घुलनशील हो जाता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन ई होगा, विटामिन के होगा। ये सभी क्या है, यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। किसमें घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगर इसे याद करना है तो टोटल विटामिन की संख्या ए, डी, ई, के, बी और सी, तो 4 यहाँ पर 2, 6 होता है। बी सी जो होता है पानी में घुलनशील होता है और बाकी सभी फैट में घुलनशील होता है। तो यहाँ से एक ट्रिक बन जाता है, एक ट्रिक याद रखेंगे। यह क्या ट्रिक है भाई, WBC। WBC पढ़े हैं, RBC, WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल। तो W से जब वाइट ब्लड सेल हो सकता है तो क्या W से वाटर नहीं हो सकता है? W से वाटर भी हो जाएगा, B से विटामिन B हो जाएगा और C से विटामिन C हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जल में घुलनशील विटामिन B और C। इसके अलावा जो भी विटामिन होते हैं वह सभी क्या होता है, तो वसा में घुलनशील हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए हम क्या लिखे हैं सर, यह क्या करता है, तो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है सर, इम्यून सिस्टम को यह निर्मित करता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, ठीक है ना।
किसी एंटीजन को मारने में यह कार्य करता है। कौन? विटामिन। मतलब रोग से बचाने का कार्य करता है कौन? यह विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? बी और सी होता है। वसा में घुलनशील कौन विटामिन होता है? ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं? तो जल में घुलनशील होते हैं। अब यहाँ अगर हायर क्लास में आप पढ़ते हैं, 11th क्लास में जाइएगा, 12th क्लास में जाइएगा, तो डिटेल यहाँ पे विटामिन के बारे में पढ़ना है। विटामिन ए क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसे कमी से रोग क्या होता है, रेटिनॉल होता है ना, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रतौंधी इसका क्या कहते हैं? रोग होता है। डी क्या है? डी का रासायनिक नाम क्या है? डी, विटामिन डी किससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसके कमी से रोग क्या होगा, विटामिन ई किसे कहेंगे, तमाम इसके बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे। कब? जब आप 11th क्लास में जाएंगे तब। लेकिन इसके अलावा आप ही के क्लास में, अगर आप मैट्रिक क्लास में बायोलॉजी जब पढ़ेंगे, बायोलॉजी का एक चैप्टर ही है, आपको बतलाते हैं हम चैप्टर, आगे कुछ चैप्टर है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे हम बतलाएंगे। लेकिन डिटेल कहाँ पढ़ना है, तो 11th क्लास में जब आप पढ़िएगा सर, तो यहाँ पे 11th क्लास में इसे क्या करना है, बहुत ही डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम लोग क्या देखे सर, क्या क्या देख लिया आज के क्लास में हम लोग? आज के क्लास में हम लोग प्रोटीन पढ़ लिए, फैट पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, विटामिन पढ़ लिए और कुछ पोषण के बारे में हम लोग बातें किए। ठीक है ना, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर कल से हम लोग लाइव चलेंगे। कितने बजे? 7 PM। कितना बजे? 7 PM। आज भी क्लास जो है आपको 7 बजे यह आपको अपलोड कर दिया जाएगा। 7 बजे एक्यूरेट अपलोड किया जाएगा। 7 बजे मान के चलिए कि लाइव टाइप से ही चलेगा, लाइव ही चलेगा। ठीक है ना, आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय।